welcome to NEET Biology Zone. So this is chapter 11 photosynthesis in higher plants part 2. Part 1 हम previous video में कर चुके हैं, ठीक है. So this is class 11th NCERT book. So let's start जहाँ पे हमने छोड़ा था. So लास्ट क्लास में हमने सारे एग्जांपल्स करे थे, सारे साइंटिस्ट के क्या क्या उन्होंने प्रूव किया कि ऑक्सीजन जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. फिर हमने एंगलमैन का एक्सपेरिमेंट देखा प्रिज्म लाइट वाला, ठीक है. फिर अभी हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं इस वाले पैरा से. By the middle of the 19th century, the key features of plant photosynthesis were known, namely that plants could use light energy to make carbohydrates, CO2 and water. ठीक है. The empirical equation representing the total process of photosynthesis for oxygen evolving organisms was then understood as CO2 plus water gives CH2O plus oxygen. तो हमको 19th सेंचुरी तक पता चल गया था कि प्लांट फोटोसिंथेसिस में हमको लाइट एनर्जी से कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं, CO2 एंड वाटर से, ठीक है. तो एक जनरल फॉर्मूला उन्होंने दे दिया कि CO2 वाटर से, ये ग्लूकोज का एक रिप्रेजेंट करने के लिए जनरल फॉर्मूला है कार्बोहाइड्रेट के लिए, 6 कार्बन शुगर के लिए, ठीक है. वेयर CH2O रिप्रेजेंटेड अ कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज अ 6 कार्बन शुगर, ठीक है. फिर A milestone contribution to the understanding of photosynthesis was that made by a microbiologist Cornelius Van Niel 1897 से 1985. ये भी एक important scientist है, who based on his studies of purple and green bacteria. इन्होंने पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया में किया था स्टडी अपना, ठीक है. फिर क्या हुआ, डेमोन्स्ट्रेटेड दैट फोटोसिंथेसिस is essentially a light-dependent reaction in which hydrogen from a suitable oxidizable compound reduces carbon dioxide to carbohydrates. इन्होंने क्या डेमोन्स्ट्रेट किया कि फोटोसिंथेसिस एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है. हाइड्रोजन फ्रॉम अ सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड, एक कोई भी सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड रिड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स. वो क्या करता है, हाइड्रोजन किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर देता है कार्बोहाइड्रेट्स में, ठीक है. तो एक जनरल फॉर्मूला उन्होंने इस तरह से दिया है, 2H2A प्लस CO2, यहाँ पे 2A प्लस H2O प्लस वाटर, ठीक है. अब क्या होता है कि ग्रीन प्लांट्स में ये H2O होता है जनरली ना, एक ही जगह ऑक्सीजन भी हो सकता है, ठीक है. जनरली तो यही होता है ग्रीन प्लांट्स में. हाइड्रोजन, वाटर इज द हाइड्रोजन डोनर, ठीक है. यहाँ से हमको हाइड्रोजन मिलता है और वो हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होता है इनटू ऑक्सीजन, ठीक है. एंड इज ऑक्सीडाइज इनटू ऑक्सीजन. जनरल ये होता है फोटोसिंथेसिस में, H2 इज द हाइड्रोजन डोनर विच इज ऑक्सीडाइज टू ऑक्सीजन. लेकिन क्या है, ऐसा होता है बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस ही नहीं करते हैं फोटोसिंथेसिस के टाइम पे, ठीक है. जैसे कि व्हेन H2S इंस्टेड is the hydrogen donor for purple and green sulfur bacteria, the oxidation product is sulfur or sulfate depending on the organism and not oxygen. The oxidation product is sulfur or sulfate depending on the organism and not oxygen. क्या बोल रहा है कि जब H2S वाटर की जगह पे अगर यहाँ पे S हो जाए, मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी आपको दिया है, CO2 प्लस H2S हो जाए, तो हमको क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट प्लस सल्फर मिलेगा. हमको यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ठीक है. अगर वाटर नहीं है तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा. सिंपल सी बात है पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में. तो oxidation product is sulfur or sulfate depending on the organism and not oxygen. Hence, he inferred that oxygen evolved by the green plants comes from water and not from carbon dioxide. इससे क्या पता चलता हमको, ये इन्फ्रेंस निकलता है कि ये वाटर की जगह अगर यहाँ पे वाटर होता, H2 होता फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे हमको ऑक्सीजन मिल जाता, ठीक है, ठीक है. अगर वाटर होता H2S जगह पे तो सल्फर की जगह पे हमको ऑक्सीजन मिलता. बट यहाँ पे सल्फाइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड होता है ना H2S, तो हमको सल्फर मिलेगा. तो इससे हमको क्या पता चलता है, ग्रीन प्लांट्स में ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम वाटर, ठीक है. फिर दिस वाज लेटर प्रूव्ड बाय यूजिंग रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक से भी ये सब कंफर्म हुआ कि ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम वाटर एंड नॉट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है. ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में आ सकता है. द करेक्ट इक्वेशन दैट वुड रिप्रेजेंट द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज देयरफॉर 6 CO2 plus 12 H2O gives 6 H12O6 plus 6 H2O plus 6 molecules of oxygen. ये एक important reaction है, आपने अर्लियर क्लासेस में भी पढ़ा होगा. इसमें भी कभी कभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा. वाटर से हमको यहाँ पे ऑक्सीजन मिल रहा है, ठीक है. H2 is the hydrogen donor or oxidized from water. Where C6H12O6 represents glucose, the oxygen released is from water. This was proved using radioisotope techniques. Note that this is not a single
रिएक्शन व डिस्क्रिप्शन ऑफ ए मल्टी स्टेप प्रोसेस कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। ठीक है, यहाँ पे क्या ऑक्सीजन रिलीजेस फ्रॉम वाटर, रेडियोइजोटोप टेक्निक से हमको पता चला। और ये सिंगल रिएक्शन नहीं है, बहुत ही मल्टी स्टेप रिएक्शन है, मल्टी स्टेप प्रोसेस कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। कैन यू एक्सप्लेन व्हाई 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एज सबस्ट्रेट आर यूज्ड इन द इक्वेशन गिवन बिलो। तो ये बोल रहे हैं कि 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर क्यों यहाँ पे लिया गया है, इसको बैलेंस करने के लिए ना। आप देखिए 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर लेंगे तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हो गए, 12 इंटू 2 इज 24 हाइड्रोजन। और यहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स कितने, यहाँ पे देखिए 12 हैं। ठीक है, ये तो आपको समझ में आता होगा ना। यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स हैं, बैलेंस करने के लिए बोल रहे हैं कि यहाँ पे 24 हो गए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे कितने 12 हैं, यहाँ पे क्या 6 इंटू 2 12, तो 12 प्लस 12 24 हो गया। तो दोनों को बैलेंस इक्वेशन आपने पढ़ा होगा, इसलिए यहाँ पे 12 मॉलिक्यूल्स हमने यूज कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, फिर अब हम लोग करते हैं क्या, वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। ठीक है, इफ एनी डाउट प्लीज कमेंट, आई विल रिस्पॉन्ड। ठीक है, now you would have of course answer in the green leaf or in the chloroplast based on what you read in chapter 8. You are definitely right. ठीक है, photosynthesis does take place in green leaves of the plants but it does so also in other green parts of the plants. क्या बोल रहे हैं, अब ये भी एक कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है, अगर आपको आ जाए असर्शन रीजन में आ जाए, किसी में भी आ जाए कि फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस आल्सो इन द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। जनरली लोगों का क्या रहता है व्यू कि सिर्फ लीव्स में होता है, ठीक है, बट वो अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट से भी होता है। कैन यू नेम सम अदर पार्ट्स वेयर यू थिंक फोटोसिंथेसिस में occur? You would recollect from previous unit that the mesophyll cells in the leaves have a large number of chloroplasts. ठीक है, मेसोफिल्स में सबसे ज्यादा क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ठीक है, मेसोफिल सेल्स जो लीफ में प्रेजेंट होते हैं उसमें सबसे ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट होते हैं। यूजुअली द क्लोरोप्लास्ट अलाइन देमसेल्व्स अलोंग द वॉल्स ऑफ द मेसोफिल सेल्स। अब यहाँ पे मैंने एग्जांपल बना दिया, ये देखिए ग्रीन वाला जो बड़ा सा ये है एक मेसोफिल सेल और इसके अंदर है क्लोरोप्लास्ट, तो ये अलाइन कर लेते हैं वॉल्स के किनारे किनारे इस तरह से। ठीक है, सच दैट दे गेट द ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। ये ऐसे क्यों करते हैं कि सो दैट इनको एक ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ लाइट मिल सके। ठीक है, फिर आप नेक्स्ट वाले में देखिए, नेक्स्ट वाले में पैरेलली अरेंज्ड हैं, ऐसे परपेंडिकुलर टाइप का अरेंजमेंट है। ये है पैरेलल अरेंजमेंट और इसको बोलते हैं परमानेंट परपेंडिकुलर अरेंजमेंट। ठीक है, तो फिर क्या बोल रहे हैं, व्हेन डू यू थिंक द क्लोरोप्लास्ट विल बी अलाइंड विद देयर फ्लैट सर्फेसेस पैरेलल टू द वॉल्स, व्हेन वुड दे बी परपेंडिकुलर टू द इंसिडेंट लाइट। कब ऐसा होगा कि वो पैरेलल अरेंजमेंट है और कब होगा कि परपेंडिकुलर अरेंजमेंट। इन्होंने इसका कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, सो थोड़ा सा मैंने समझाने के लिए यहाँ पे शॉर्ट में मैंने नोट्स लिखे हैं, इसको समझते हैं। लेकिन जब नॉर्मल लाइट इंटेंसिटी होगी तो यहाँ पे होगा पैरेलल। ठीक है, पैरेलल अरेंजमेंट होगा जब नॉर्मल लाइट इंटेंसिटी होगी। ठीक है, लेफ्ट साइड में आप देखिए कि जब नॉर्मल लाइट इंटेंसिटी होगी तो पैरेलल, ये ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्या होगा, ग्रेटर डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होगा। जब हाई लाइट इंटेंसिटी होगी, ये अरेंजमेंट जो है ये हाई लाइट इंटेंसिटी का है, यहाँ पे परपेंडिकुलर अरेंजमेंट होगा। और इसका क्या रोल होता है, ये प्रिवेंट करता है फोटो ऑक्सीडेटिव डैमेज में। ठीक है, प्रिवेंट करता है, तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। एंड इसमें एनसीईआरटी में इसका कोई भी इतना एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, तो कुछ चीजें हम लोगों को समझनी चाहिए, क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, you have studied the structure of chloroplast in chapter 8. Within the chloroplast there is a membranous system consisting of grana, the stroma lamellae and the matrix stroma. ठीक है, क्या क्या होता है, membranous system होता है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ये होता है, एक ग्राना होता है और एक होता है स्ट्रोमा। जो जो डेंस ग्रीन, पूरा लाइट ग्रीन आप देख रहे हैं, ये वाला पार्ट ये है स्ट्रोमा, और ग्राना मॉलिक्यूल्स अरेंज होते हैं। और जो अरेंजमेंट, प्रॉपर अरेंजमेंट होता है ग्राना का, उसको बोलते हैं थाइलाकॉइड। इस पूरे स्ट्रक्चर को इसमें मेंशन नहीं है, बट ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड, ठीक है, ये पूरा अरेंजमेंट होता है ग्राना का। अब एक ग्राना दूसरे ग्राना से भी कनेक्टेड होता है, तो वो कनेक्ट होता है स्ट्रोमा लैमेले से। ठीक है, स्ट्रोमा लैमेले, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ग्राना, स्ट्रोमा, इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं, यहाँ पे स्टार्च ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, लिपिड ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, ग्राना है, तो स्ट्रोमा लैमेले, मैट्रिक्स स्ट्रोमा है। ठीक है, देयर इज अ क्लियर डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द क्लोरोप्लास्ट, मतलब कि थोड़ा सेपरेटेड है, अलग से अपना अलग अलग सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं, चीजें प्रेजेंट हैं, राइबोसोम्स हैं, सब कुछ अपना अरेंजमेंट है प्रॉपर। The membrane system is responsible for trapping the light energy and also for the synthesis of ATP and NADPH। जो मेम्ब्रेन सिस्टम है, मतलब कि आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, इनका क्या काम होता है, लाइट एनर्जी को ट्रैप करेंगे और फिर एटीपी का सिंथेसिस करेंगे और NADPH में। ठीक है, फॉर द सिंथेसिस ऑफ ATP एंड NADPH।
और स्ट्रोमा में क्या होता है, एंजाइमेटिक रिएक्शन सिंथेसाइज शुगर विच इन टर्न फॉर्म्स स्टार्च। स्ट्रोमा में क्या होता है, एंजाइमेटिक रिएक्शंस होते हैं बहुत सारे, ठीक है, जो कि सिंथेसिस करते हैं शुगर में और जो कि कन्वर्ट होता है स्टार्च में, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में। द फॉर्मर सेट ऑफ रिएक्शंस सिंस दे डायरेक्टली लाइट ड्राइवन आर कॉल्ड एज द लाइट रिएक्शंस। लाइट रिएक्शंस होते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शंस, ठीक है, जो लाइट की प्रेजेंस में होता है, डायरेक्टली लाइट ड्रिवन। द लेटर आर नॉट डायरेक्टली लाइट ड्रिवन बट आर डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट्स ऑफ द लाइट reactions ATP and NADPH. Hence, to distinguish the latter, they are called by the convention as dark reactions. ठीक है, डार्क रिएक्शंस का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि वो लाइट की प्रेजेंस में नहीं होगा। डार्क रिएक्शन बस इसको अलग सेपरेट करने के लिए बोला गया है कि इसमें जो प्रोडक्ट बनता है लाइट रिएक्शन में एटीपी और एनएडीपीएच बनता है, अभी हम लोग आगे समझेंगे, वो इसमें यूज होता है, इसलिए इनको डार्क रिएक्शंस बोलते हैं या कार्बन रिएक्शंस। However, this should not be construed to mean that they occur in darkness or that they are not light dependent or that they are not light dependent। ठीक है, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि ये लाइट इनको नहीं चाहिए, लाइट चाहिए बट डायरेक्टली लाइट पड़ रही है इसलिए लाइट रिएक्शन हो रहा है, और इनमें क्या है, लाइट रिएक्शन में जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं जैसे कि एटीपी और एनएडीपीएच, वो जो है डार्क रिएक्शन यूज करते हैं अपने प्रोसेस में, इसलिए इनको डार्क रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ये आपको क्लियर होना चाहिए, कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के बारे में। अब हम करेंगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो फिर देखते हैं, लुकिंग एट द प्लांट्स। Looking at plants, have you ever wondered why and how there are so many shades of green in their leaves? कभी भी आपने लीव्स देखी होंगी तो उसमें बहुत टाइप के शेड्स होते हैं, जैसे कभी कभी रेड या ऑरेंजिश पैचेस होते हैं लीव्स में। इवन इन द सेम प्लांट वी कैन लुक फॉर एन आंसर टू दिस क्वेश्चन बाय ट्राइंग टू सेपरेट द लीफ पिगमेंट्स ऑफ एनी ग्रीन प्लांट थ्रू पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी के थ्रू आप इसको जो है सेपरेट कर सकते हैं, जो लीफ के पिगमेंट्स होते हैं, पेपर क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, a chromatographic separation of the leaf pigments shows that the color that we see in leaves is not due to a single pigment but due to 4 pigments। क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन होता है लीफ पिगमेंट्स का, ये हमने इसमें दिया नहीं है। तो क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन एक टेक्निक होती है पेपर क्रोमेटोग्राफी, अगर आपने पढ़ा होगा तो मैं आपको बता देती हूँ क्या होता है। एक कंटेनर लेते हैं, उसमें कोई भी मीडियम है, जैसे जनरली हम लोग लेते हैं एसीटोन और ईथर का कॉम्बिनेशन लेते हैं, ठीक है, ईथर और एसीटोन का कॉम्बिनेशन लेते हैं, 9:1 रेशियो में लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे सेपरेट, और यहाँ पे क्रोमेटोग्राफिक स्ट्रिप है, ठीक है, यहाँ पे नीचे पड़ा हुआ है क्रश्ड लीफ। तो उसके जो पिगमेंट्स होंगे वो धीरे धीरे जब सॉल्वेंट ऊपर डायरेक्शन में मूव करेगा तो यहाँ पे कलर्स आएंगे, अलग अलग कलर, ठीक है। तो कैरोटीन का xanthophyll, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, सबसे लाइटेस्ट जो होता है पिगमेंट वो सबसे ऊपर होता है, ठीक है, सबसे जल्दी पहुंच जाएगा ऊपर, जिसका वेट सबसे कम होगा, मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो लाइटेस्ट होगा कैरोटीन, आप एलसी या सीएल से याद रख सकते हैं, सी और एल, लाइटेस्ट कैरोटीन, इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। xanthophyll होगा, फिर क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, इस क्लोरोफिल बी का सबसे ज्यादा हाईएस्ट है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। इस तरह से हम लोग सेपरेट करते हैं किसी भी पिगमेंट को। The chromatographic separation of the leaf pigment shows that the color that we see in leaves is not due to a single pigment but due to 4 pigments। 4 important pigments हैं क्लोरोफिल ए, इनके कलर्स ध्यान रखने, ब्राइट और ब्लू ग्रीन इन द क्रोमेटोग्राम। ब्लू ग्रीन कलर होता है क्लोरोफिल ए का, क्लोरोफिल बी का होता है येलो ग्रीन कलर, एंड xanthophyll का येलो, एंड कैरोटेनॉइड्स का येलो से येलो ऑरेंज, ठीक है। तो ये कलर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये काफी बार पूछे जाते हैं। लेट अस सी व्हाट रोल्स वेरियस पिगमेंट्स प्ले इन फोटोसिंथेसिस। ठीक है, पिगमेंट्स आर सब्सटेंसेस दैट हैव एन एबिलिटी टू एब्जॉर्ब लाइट एट स्पेसिफिक वेवलेंथ्स। पिगमेंट्स क्या होते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं, एबिलिटी टू एब्जॉर्ब लाइट एट स्पेसिफिक वेवलेंथ्स। That have an ability to absorb light at a specific wavelengths. Can you guess which is the most abundant plant pigment in the world? Most abundant अभी हम समझेंगे कौन सा है। Let us study the graph showing the ability to of chlorophyll A pigment to absorb lights of different wavelengths. Of course, you are familiar with the wavelengths of the visible spectrum of light as well as the Vibgyor। देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कि ये देखिए ग्राफ दिया हुआ है, इस लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट बाय क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट, कितनी लाइट किस वेवलेंथ में एब्जॉर्ब कर रही है, सिंपल लैंग्वेज में ये ग्राफ है। और यहाँ पे है वेवलेंथ, देखिए 400, 500, 600 और 700।
ठीक है। तो यहाँ पे भी ऐसे मैं एक बार लिख देती हूँ 400 500, सो दैट आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा समझने में कि इस वेवलेंथ पे कौन सा क्लोरोफिल प्रेजेंट है, कौन सा पिगमेंट है। ठीक है, तो हमको पता है विजिबल लाइट 400 से 700 नैनोमीटर्स में होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट्स। ठीक है, कौन सा पिगमेंट कब जो है ज्यादा ग्राफ शो करेगा, ये देखते हैं। वेवलेंथ ऑफ लाइट दिया हुआ नैनोमीटर्स में। अब यहाँ पे आप देखिए 3 कलर्स दिए हुए हैं, 3 कलर्स और 3 पिगमेंट्स दिए, क्लोरोफिल ए, बी एंड कैरोटीनॉइड। सबसे पहले क्लोरोफिल ए का देखते हैं। तो इसका हाईएस्ट पीक कहाँ पे है, देखिए 400, और हाईएस्ट पीक उसका लो हो गया यहाँ से, लाइट ब्लू वाला, ब्लू रेड, ब्लू कलर वाला। यहाँ पे देखिए ये वाला रेड। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ब्लू और रेड। यहाँ से देखेंगे ये ब्लू में होता है, विबग्योर होता है ना, तो ब्लू लाइट यहाँ से स्टार्ट होगी, और लास्ट वाला रेड होता है, रेड होता है 700 के अराउंड, 650 टू 700। तो ये ब्लू और रेड पे हाईएस्ट पीक दिखा रहा है। ठीक है, अब कैरोटेनॉइड्स येलो कलर के होते हैं, तो ये देखिए इसका थोड़ा सा वेवी टाइप का ग्राफ है, ये ग्रीन कलर पे ज्यादा हाईएस्ट है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिख दो विब योर। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको उसके अरेंज में ये समझना होगा। ठीक है, फिर क्लोरोफिल बी हाईएस्ट पीक देखो यहाँ पे है, ये हो जाएगा ब्लूइश टाइप में, ब्लू, और फिर इसके बाद एकदम छोटा सा, तो ब्लू पे सबसे ज्यादा हाईएस्ट है ना, मैंने कलर्स मेंशन कर दिए हैं आपके, सो दैट आपको थोड़ा समझ में आए इजिली। फिर उसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, ये हो गया एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट बाय क्लोरोब्लास्ट पिगमेंट। ठीक है, कि एब्जॉर्ब किस वेवलेंथ पे कौन सा पिगमेंट एब्जॉर्ब कर रहा है कितने, ठीक है, लाइट को। और फिर नेक्स्ट वाला ये वाला देखते हैं, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मेजर्ड बाय ऑक्सीजन रिलीज। तो यहाँ पे देखते हैं फोटोसिंथेसिस ग्राफ ओवरलैप्स विद क्लोरोफिल। ये है एक फोटोसिंथेसिस का रेट अलोंग विद वेवलेंथ, किस वेवलेंथ पे सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि क्लोरोफिल ए, अगर आप ध्यान से देखें, क्लोरोफिल ए तो एकदम एस पीक पे आया, फिर ये ब्लू वाला इधर आया, और ये वाला भी देखो ब्लू पे आया फिर रेड पे आया। ये ब्लू वाला एरिया है और ये रेड वाला एरिया। तो एक तरह से ये जो फोटोसिंथेसिस रेट का जो ग्राफ है, ठीक है, वो क्लोरोफिल ए के साथ ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, ये समझाने की उसने कोशिश की है। फिर नेक्स्ट वाले में दोनों को कंबाइन कर दिया, ऊपर वाला ये और दोनों कंबाइन करके, ये दोनों कंबाइन करके ये वाला बना है। ठीक है, तो देखिए कैसे दिया, जो डार्क वाला है ये ये वाला है, जो ये सेम है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वाला है, और जो ये वाला है क्लोरोफिल एब्जॉर्प्शन वाला। क्लोरोफिल ए का ग्राफ इन्होंने फिर से बना के दे दिए, तो सेम पीक पे देखिए ब्लू एंड रेड पे ही, तो क्लोरोफिल ए का सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रहा है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा वही सबसे ज्यादा अबंडेंट पिगमेंट है। ठीक है, क्लोरोफिल ए। फिर लेट अस स्टडी द ग्राफ शोइंग द एबिलिटी ऑफ क्लोरोफिल ए पिगमेंट ऑब्जॉर्ब लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स। ये बहुत सिंपल है, अगर आप ध्यान से समझे, बच्चे बहुत कंफ्यूज्ड रहते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। Chlorophyll pigment absorb lights of different wavelengths. Of course, you are familiar with the wavelength of the visible spectrum of light as well as Vibgyor. ठीक है, 11.3a में बता रहे हैं कि can you determine the wavelength color of light at which chlorophyll A shows the maximum absorption? Does it show another absorption peak at any other wavelengths too? कि does it show another absorption peak at any other wavelengths too? If yes, which one? तो absorption peak at any other wavelengths too, तो फिर क्या बोल रहा है, कौन सा कलर जो है मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन दिखा रहा है, तो वो क्या दूसरे वेवलेंथ्स पे भी दिखा रहा है, तो कौन सा दिखा रहा है सबसे ज्यादा, तो क्लोरोफिल ए ही है ना मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। ठीक है, ब्लू और रेड कलर में। फिर अब बी वाले में क्या है, शोइंग द वेवलेंथ्स एट विच मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अकर्स इन अ प्लांट। ठीक है, ये वाला ग्राफ क्या दिखा रहा है, बी वाला, फोटोसिंथेसिस, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा किस वेवलेंथ पे हो रहा है। कैन यू सी दैट द वेवलेंथ एट विच देयर इज मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ क्लोरोफिल ए, that is in the blue and the red regions, also shows higher rate of photosynthesis। तो ब्लू और रेड रीजन में क्लोरोफिल ए के पीक भी ज्यादा है और फोटोसिंथेसिस का भी रेट भी ज्यादा है। Hence we can conclude that chlorophyll A is the chief pigment associated with photosynthesis। ठीक है, so by looking at figure 11.3c, can you say that there is a complete one-to-one overlap between the absorption spectrum of chlorophyll A and the action spectrum of photosynthesis? तो ये हो जाएगा एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक होता है एक्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है ये वाला जो ए वाला दिया हुआ है, ठीक है, जो ये वाला ग्राफ है, ये है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और एक्शन स्पेक्ट्रम होता है कि किस वेवलेंथ पे हाईएस्ट फोटोसिंथेसिस हुआ है। मैंने आपको ये लास्ट क्लास में भी बताया था लिख के, फोटोसिंथेसिस अकर्स होता है एक्शन स्पेक्ट्रम,
और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है वेवलेंथ एट विच पिगमेंट, कोई भी पिगमेंट किस वेवलेंथ पे लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, ये होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो अब हम लोग इस गले ग्राफ में समझ सकते हैं कि दोनों ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यू कैन से दैट देयर इज अ कंप्लीट 1-to-1 ओवरलैप बिटवीन द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड द एक्शन स्पेक्ट्रम पे। ठीक है, तो होप दिस इज डन। कैरोटेनॉइड्स में क्या होते हैं, कैरोटेनॉइड्स क्या होते हैं, शील्ड पिगमेंट्स, प्रोटेक्ट्स द प्लांट्स फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेटिव डैमेज, प्रोटेक्ट करता है प्लांट्स को फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेटिव डैमेज। ठीक है, कैरोटेनॉइड्स के बारे में भी पता होना चाहिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ए बी एंड सी बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। क्लोरोफिल ए का सबसे हाईएस्ट है 400 में और 700 नैनोमीटर्स में। ठीक है, क्लोरोफिल ए का ब्लू एंड रेड लाइट में सबसे ज्यादा हाईएस्ट है एब्जॉर्प्शन। ठीक है, फिर these graphs together show that the most of the photosynthesis takes place in the blue and the red regions of the spectrum। ठीक है, इससे हमको पता चलता है कि मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस ब्लू एंड रेड रीजन में होता है। Some photosynthesis does take place at the other wavelengths of the visible spectrum. Let us see how this happens through, though chlorophyll is the major pigment responsible for trapping light, other thylakoid pigments like chlorophyll B, xanthophylls, and carotenoids, which are called as accessory pigments, also absorb light and transfer the energy to chlorophyll A. Chlorophyll major pigment are responsible for trapping light. Other thylakoid pigments जैसे कि chlorophyll B, xanthophylls, and carotenoids, which are called as accessory pigments, इनको क्या बोलते हैं, accessory pigments बोलते हैं। ठीक है, chlorophyll B, xanthophylls, and carotenoids ये भी लाइट को absorb करते हैं और एनर्जी ट्रांसफर करते हैं to chlorophyll A. Indeed, they are not only enable a wider range of wavelength of incoming light to be utilized for photosynthesis, but also protect chlorophyll A from photooxidation. And they not only enable a wider range of wavelength of incoming light to be utilized for photosynthesis, but protect करते हैं क्लोरोफिल ए को फोटो ऑक्सीडेशन से। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वेवलेंथ ऑफ इनकमिंग लाइट जो भी यूटिलाइज कर रहे हैं लाइट की वेवलेंथ को, बट क्लोरोफिल ए को भी प्रोटेक्ट करते हैं एसेसरी पिगमेंट्स। ठीक है, so this much is done in this video. So from light reaction we will be taking this in the next class. Hope it is clear. Hope you have understood this part 1 and part 2 जरूर से देखिएगा, कमेंट करिएगा, if any doubt जरूर से अपने रिव्यूज दीजिएगा। Thank you so much guys, have a great day, bye and take care.